1963 का साल था। चाइना का ग्वांगजू शहर एक ऐसा हो जब देश कल्चरल रिवॉल्यूशन के जख्म से उबर रहा था और हर तरफ गरीबी, तनाव और जीने की स्ट्रगल थी। इसी माहौल में एक बच्चा जन्मा जिसका नाम था तुशी लॉप। उसकी फैमिली लोअर मिडिल क्लास थी। जिंदगी की दौड़ में उनके पास खासा पैसा या सुविधाएं नहीं थी। बस जीने की कोशिश और आगे बढ़ने का एक छोटा सा सपना था। बचपन में तुलसी के आम बच्चे की तरह स्कूल जाता था, लेकिन उसके आसपास की दुनिया आम नहीं थी। गलियों में छोटे चोर, ब्लैक मार्केट वाले लोग और पेटी गैंग्स घूमते रहते थे। हर दूसरा बंदा या तो इलीगल ट्रेड में शामिल होता या पुलिस की पकड़ से बचकर भाग। ये सब देखते देखते तुलसी के दिमाग में ये बात बैठ गई कि सिर्फ ईमानदारी और हार्डवर्क से आगे नहीं बढ़ा जा सकता, ताकत और कनेक्शन भी चाहिए होते। टीन एज ईयर्स में उसने उन लोगों से मिलना शुरू किया जो स्ट्रीट लेवल स्मगलिंग और कॉन्ट्राबैंड का काम करते थे। छोटे छोटे काम जैसे गुड्स को कौंसल करके ट्रांसपोर्ट करना, लोकल ब्लैक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा बन गया। धीरे धीरे तुलसी ने उन लोगों के टच में आने लगा जिनका इन्फ्लुएंस और पावर उसके फ्यूचर एम्बिशन को शेप कर रहा था। 1998 में तुलसी लॉप ने एक अहम डिसीजन लिया, चाइना को छोड़कर कनाडा माइग्रेट करना। पहली नजर में ये एक नॉर्मल माइग्रेशन हो सकता था, लेकिन इसके पीछे मोटिव था इंटरनेशनल पोस्चर और ग्लोबल क्रिमिनल अपॉर्चुनिटीज। टोरंटो में पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ चाइनीज कैनेडियन गैंग्स और ईस्ट एशियन स्मगलिंग नेटवर्क काफी एक्टिव है। टोरंटो में सेटल होते ही तुशी ने अपना पहला अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इस्टेब्लिश किया, बिग सर्कल गैंग। ये गैंग कल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद चाइना से शिफ्ट हुए रेड गार्ड्स का नेटवर्क ही था, जो हीरोइन ट्रैफिकिंग में मशहूर था। तुशी इनिशियली मिड लेवल मेंबर था, पर उसका टैलेंट और नेटवर्किंग स्किल उसे जल्दी गैंग के इन्फ्लुएंशियल लोगों में पॉपुलर बना दिया। वो डिटेल्स एनालाइज करता, मीटिंग्स हैंडल करता और स्मगलिंग रूट्स प्लान करने में मदद करता। 1998 में यूएस अथॉरिटीज को एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला। तुशी को हीरोइन ट्रैफिकिंग के केस में गिल्टी पाया गया और कोर्ट ने 9 साल का जेल सेंटेंस सुना दिया। लेकिन जेल तुसी के लिए सिर्फ एक बैरियर नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन गया। जेल में तुसी की मुलाकात हुई ली चुंग चैक से, एक स्टेब्लिश ट्रैफिकर जो साउथ ईस्ट एशिया में काफी पावरफुल था। ये ऑपरेशनल साइड हैंडल करता था और तुसी फाइनेंशियल और लीडरशिप साइड का विजन लाने लगा। जेल के समय दोनों ने एक दूसरे के स्किल्स और नेटवर्क्स को समझा और प्लान करना शुरू किया कि कैसे एक बड़ा मल्टी कंट्री ड्रग सिंडिकेट बनाया जा सकता है। ली ने तुलसी को बताया कि हीरोइन का जमाना धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सिंडिकेट ड्रग जैसे मेटाम्फेटामाइन फ्यूचर है। सस्ता पड़ता है, प्रोडक्शन फास्ट होता है और हाई प्रॉफिट मिलता है। इस इंसाइट से तुलसी के दिमाग में एक ब्लूप्रिंट सेट कर दिया। जेल में ही दोनों ने स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाया। लैब डिस्ट्रीब्यूशन रूट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम्स, सारे प्लान जेल के अंदर ही बना दिए। जेल से रिलीज होने के बाद तुसी लॉप एक नॉर्मल गैंगस्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक मास्टरमाइंड के रूप में बाहर आया। और ये प्लानिंग ही बाद में शाम कोर सिंडिकेट का फाउंडेशन बनी, जो एशिया पैसिफिक का सबसे बड़ा सिंडिकेट ड्रग्स नेटवर्क बन गया। जब तुसी लॉप जेल से रिलीज हुआ तो उसके पास सिर्फ एम्बिशन नहीं था, बल्कि एक क्लियर विजन था। एक ऐसा ड्रग सिंडिकेट तैयार करना जो एशिया पैसिफिक रीजन में डोमिनेट करे। उसने समझा कि इंडिविजुअल गैंग्स और स्मॉल नेटवर्क्स में काम करना लिमिटेड है। सक्सेस के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जिसमें हर रीजन के लोकल पार्टनर्स हो, लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल उसके पास हो। यही कंसेप्ट सैमगोर सिंडिकेट का फाउंडेशन बना। सैमगोर का मतलब है ब्रदर नंबर 3, एक टाइटल जो तुसी को दिया गया था अंडरवर्ल्ड में, और जो सिग्निफाई करता है कि वो एक मेजर फिगर है पर हमेशा नेटवर्क के साथ कोलैबोरेट करता है। सैमगोर सिंडिकेट के फॉर्मेशन में तुसी ने कुछ की प्रिंसिपल्स फॉलो किए। तुसी ने सोचा कि अगर एक कंट्री में ऑपरेशन हो और वहाँ अथॉरिटीज पकड़ ले तो पूरा एम्पायर कोलैप्स ना हो। इसलिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और हांगकांग के स्मॉल गैंग्स को एक अम्ब्रेला के नीचे माइग्रेट कर दिया। हर लोकल गैंग अपनी टेरिटरी कंट्रोल करे, पर प्रॉफिट शेयर और स्ट्रेटेजी सैमगोर के गाइडलाइंस के अंडर हो। सिंडिकेट ने सिर्फ हीरोइन पे डिपेंड नहीं किया। सिंडिकेट ड्रग्स, मेटाम्फेटामाइन, फेंटेनिल और यावा टैबलेट्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में एंटर किया। हीरोइन के साथ सिंडिकेट ड्रग्स का कॉम्बिनेशन डिमांड मैक्सिमाइज करने के लिए परफेक्ट। ये डाइवर्सिफिकेशन उनको लॉ इन्फॉर्मेंट्स के लिए डिफिकल्ट टारगेट बनाता था। तुलसी ने लैब्स को रिमोट और सिक्रेटिव जगह में सेटअप किया। म्यांमार के जंगल, लाओस के बॉर्डर एरियाज और कंबोडिया के रिमोट जोन्स। लोकल केमिस्ट और मैनेजर्स लैब्स रन करते थे, लेकिन फाइनेंस और हाई लेवल डिसीजन तुलसी हैंडल करता था।
इससे फ्लेक्सिबिलिटी भी थी और कंट्रोल भी। सैम गोर ने शिपिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए मल्टी रूट्स डेवलप किए, लैंड रूट्स, रिवर रूट्स, स्मॉल बोट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स। प्रोडक्ट पहले नेबरिंग कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होते, फिर डिमांड के हिसाब से एशिया के मेजर सिटीज में। तुसी के नेटवर्क में मिडलमैन और डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेंड थे, कंसोलमेंट और डिलीवरी का कैसे काम करें ये सब उनको अच्छी तरह आता था। एक इलीगल एम्पायर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फंड मैनेजमेंट। तुसी ने अपने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए लेजिटिमेट बिजनेस का कवर यूज किया। कंस्ट्रक्शन कंपनीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म्स, कसिनोज, ये इंश्योर करता था कि उनके बिलियन डॉलर्स का ट्रायल पुलिस के लिए हार्ड हो। सैम गोर में हर मेंबर का रोल स्ट्रिक्ट डिफाइन था, मैसेज इनक्रिप्टेड, कुरियर्स ट्रस्टेड और मीटिंग सीक्रेट हो। तो उसी के लीडरशिप में कॉन्फिडेंशियलिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये सिस्टम बनाने के लिए उसने जेल में सीखे हुए लेसन्स और ली चुंग चैक के गाइडेंस का अप्लाई किया। सैम गोर सिंडिकेट का राइज सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नहीं हुआ, तो उसी की स्ट्रेटेजिक माइंड, निगोशिएशन स्किल और पेशेंस ने स्मॉल गैंग्स को एक एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। हर डिसीजन कैलकुलेटेड था, लैब प्लेसमेंट, प्रोडक्ट मिक्स, रूट प्लानिंग, पुलिस सर्वेलेंस के एनालिसिस के साथ। जब इंटरनेशनल अथॉरिटीज ने पहली बार नोटिस किया तो उनको समझ नहीं आया कि ये एक ही नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है या मल्टी इंडिपेंडेंट गैंग्स। ये कॉम्प्लेक्सिटी ही सैम गौर को और पावरफुल बनाती थी। आज के एस्टिमेट के मुताबिक सैम गौर सिंडिकेट एनुअल रेवेन्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में था। ड्रग सप्लाई एशिया के हर मेजर सिटी में है, हांगकांग, टोक्यो, सिडनी, सियोल, मनीला, और डिमांड हर साल बढ़ रही थी। तुसिलॉप का विजन एक ट्रांसनेशनल ड्रग एम्पायर के रूप में पूरा हो गया। जब सैम गौर सिंडिकेट का नेटवर्क बढ़ने लगा तो तुसिलॉप ने समझा कि इस एम्पायर का बैकबोन होना प्रोडक्शन मतलब ड्रग्स लैब। बट ये लैब्स कोई आम जगहों में नहीं बनाते थे। ये छुपी हुई फैक्ट्रियां थी, जंगल के बीच, माउंटेन्स के नीचे या बॉर्डर के किसी रिमोट इलाके में जहां पुलिस ढूंढ भी ना सके। म्यांमार के सैन स्टेट का एक डेंस जंगल एरिया था जिसे सिंडिकेट जोन 0 के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसा रीजन था जहां मिलिट्री ग्रुप्स, लोकल वार्डलॉर्ड्स और करप्ट ऑफिसर्स का कंट्रोल था। यहाँ कोई सरकारी नजर नहीं पहुंचती थी। सैम गोर के केमिस्ट, जो मोस्टली चाइना और ताइवान से सीक्रेटली लाए जाते थे, यहाँ मेटाम्फेटामाइन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन चला रहे थे। एक कैंप में लगभग 40-50 लोग 24 घंटे शिफ्ट्स में काम करते थे। रात को कैंप का लाइट बंद करके सिर्फ रेड लैंप्स जलाए जाते थे ताकि ड्रोन सर्वेलेंस में दिखाई ना दे। हर बैच के बाद प्रोडक्ट्स को एयरटाइट बैग्स में पैक करके म्यूल नेटवर्क्स को हैंडओवर किया जाता, जो ट्रक्स, रिवर बोट्स या बॉर्डर क्रॉसर्स के थ्रू दूसरे कंट्रीज तक सप्लाई करते थे। प्रोडक्शन के लिए रॉ केमिकल्स, पेसिडोफेड्राइन, एफेड्रिन और सैफ्रॉल लीगली परचेस नहीं किए जाते। इन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड में फेक कॉन्सिग्यूमेंट्स के थ्रू स्मगल किया जाता। एक कंटेनर में लिखा होता था इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, पर असल में उसके अंदर होता था मेटा बनाने का बेस मटेरियल। और सबसे बड़ी बात, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम और प्रॉफिट अनइमेजिनेबल। 1 किलो मेटा बनाने की कॉस्ट 40 से 70 हजार रुपए, पर बेचने पर प्राइस 5 से 10 लाख रुपए। इस प्रॉफिट मार्जिन ने सैम गोर का एशिया का सबसे वेल्दी क्रिमिनल नेटवर्क बना दिया। ट्रक प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक का सिस्टम इतना फास्ट, इफिशिएंट और सिक्योर था कि पुलिस को समझ ही नहीं आता था कि ये ड्रग्स किस सोर्स से आ रहे हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर अपना लीडर जानता था, पर ऊपर वाले को नहीं। ये पूरा नेटवर्क कंपार्टमेंटलाइज्ड इंटेलिजेंस सिस्टम पर चलता था। अब बात पैसे की। ड्रग्स बेचने के बाद जो कैश जनरेट होता था उस क्लीन बनाने के सबसे बड़ा चैलेंज होता था, और यही काम करता था सैम गोर का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। सिंडिकेट ने कसिनोज, लग्जरी होटल्स, रियल एस्टेट कंपनीज और इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म्स खरीद रखी थी। लास वेगास, मकाऊ, हांगकांग, कंबोडिया, फिलीपींस, हर जगह उनकी कंपनीज इनडायरेक्ट पार्टनर्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ड्रग मनी कसिनो में चिप्स के फॉर्म में जाता, क्लीन होकर लीगल विनिंग्स में बाहर निकलता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनीज फेक इनवॉइसेस बनाती, जिससे इलीगल कैश लीगल बिजनेस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। एक और टेक्निक थी हवाला टाइप सिस्टम, जिसमें कैश फिजिकली मूव नहीं होता था, सिर्फ अकाउंट्स की एंट्रीज होती थी। इसे ट्रेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, पर इतने बड़े ऑपरेशंस ने ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का
टेंशन अट्रैक्ट। ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, थाईलैंड और जापान सबने नोटिस किया कि ये एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा। सेम टाइप की पैकेजिंग, सेम प्योरिटी, सेम रूट्स और सेम डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसका मतलब एक ही मास्टरमाइंड पूरे एशिया को सप्लाई कर रहा है। इन्वेस्टिगेटर्स ने डाटा कंपेयर किया, स्मगलिंग सीजर्स एनालाइज किए और धीरे धीरे एक नाम बार बार सामने आया, सैम गौर, द कंपनी। उस वक्त तक पुलिस को यही पता नहीं था कि सैम गौर का रियल लीडर कौन है। सिर्फ इतना समझ आया था कि कोई एक आदमी ही ये पूरा एम्पायर हैंडल कर रहा है। और इसी शैडो एम्पायर के बीच में एक इनविजिबल किंग था जिसका नाम था तुशीला। सैम गौर इंडिकेट, जिसे दुनिया द कंपनी के नाम से जानती थी, जब एशिया के हर सिटी में अपना नेटवर्क फैला रहा था, तब उसका मास्टरमाइंड तुशीलॉप एक नॉर्मल गैंगस्टर की तरह नहीं जी रहा था। वो एक बिजनेसमैन की तरह दुनिया में घूम रहा था। प्राइवेट जेट्स, 5 स्टार होटल्स, कसिनो सूट्स और हाई लेवल मीटिंग्स। ना कोई लाउडनेस, ना कोई शो ऑफ, बिल्कुल साइलेंट पावर। ड्रग वर्ल्ड के लोग उसे एशियन एल चापो बोलते थे, पर तुशीलॉप खुद को एक बिजनेसमैन मानता था। उसके पास पासपोर्ट का एक स्टैक होता था, कनाडा, चाइना और थर्ड कंट्री आईडीज। उसकी ट्रैवल पैटर्न हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होती थी। कभी मकाऊ, कभी हांगकांग, कभी ताइवान, कभी ऑस्ट्रेलिया। उसका लाइफस्टाइल बिलियन डॉलर एम्पायर के लेवल का था, लेकिन सिक्योरिटी एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसी। वो कभी भी एक होटल में 2 रात से ज्यादा नहीं रुकता था। मीटिंग्स हर बार अलग अलग रेस्टोरेंट्स में, अलग एंट्री और अलग एग्जिट। फोन कॉल्स इनक्रिप्टेड। तो उसी को पता था कि लॉ इन्फोर्समेंट उसे पकड़ना चाहती है, पर उसे ये भी पता था कि उसकी प्लानिंग, उसका नेटवर्क और उसका सिक्रेसी सिस्टम उनसे कई स्टेप्स आगे है। लेकिन हर एम्पायर का एक वीक पॉइंट होता है, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस। सैम गौर के एक्सपेंशन के साथ लॉ इन्फोर्समेंट भी अग्रेसिवली इंटेलिजेंस शेयर करने लगी। ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, हांगकांग, यूएस, कनाडा सब ने एक अलाइड टीम बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव था सैम गौर इंडिकेटर का लीडर कौन है और उसे कैसे पकड़ा। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसका पैटर्न स्टडी किया, ड्रग रूट्स, सीजर्स, मनी ट्रेल्स, सब डाटा एक जगह कंपाइल किया और धीरे धीरे एक नाम सामने आया, तुशी लॉफ। इंटरपोल को लगभग 2012 में शक हुआ कि यह बंदा नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं। वो कसिनोज में मिलियन डॉलर चिप्स लॉन्डर्स करता, बॉर्डर क्रॉसिंग पे हाई प्रोफाइल स्क्वाड्स यूज करता और हर बार अपस्केल होटल्स में रुकता था। जब मकाऊ के कसिनो कैमरास की ओल्ड फुटेज चेक की गई तो वहां एक आदमी बार बार दिखा, काम, साइलेंट, सूटेड, सराउंडेड बाय सिक्योरिटी। इंटरपोल ने हेलीकॉप्टर व्यू में सब डॉट्स कनेक्ट करना शुरू किए। उन्हें एक और क्लू मिला, तुषी का कनेक्शन एक फेमस ट्राइड ग्रुप से था जिसका नाम था बिग सर्कल गैंग, और वही गैंग सैम गौर का बैकबोन का मेजर पार्ट बन चुका था। अब प्रेशर बढ़ रहा था। सिंडिकेट को पता चल गया कि पुलिस उनकी मूवमेंट ट्रैक कर रही है, पर तुषी ने डिसाइड किया कि वो ट्रैवल हैबिट्स नहीं बदलेगा, कि ओवर कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया। 2020 में तुषी लॉप थाईलैंड के सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से ट्रांसिट कर रहा था। यह वही रूट था जिसे वो सालों से सेफ निकल जाता था, पर इस बार इंटरपोल पहले से रेडी थी। ऑस्ट्रेलिया की एएफपी, थाईलैंड पुलिस और इंटरपोल टीम ने एक जॉइंट ऑपरेशन किया। एयरपोर्ट स्टाफ के नॉर्मल कपड़ों में अंडरकवर ऑफिसर्स खड़े थे। जैसे ही तुषी इमिग्रेशन लाइन में आया, एक मोमेंट के लिए सब कुछ स्लो हो गया। ऑफिसर्स ने पासपोर्ट स्कैन होते ही कंफर्मेशन सिग्नल दिया और एक साइलेंट सिग्नल मिलते ही 2 ऑफिसर्स आगे बढ़े, उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और एक काम वॉइस में बोला, मिस्टर तुसी, यू आर अंडर अरेस्ट। वो रेजिस्टेंस नहीं करता, बस एक हल्की मुस्कुराहट के साथ ऑफिसर के साथ चल पड़ता है, जैसे उसको पता हो कि ये मोमेंट एक ना एक दिन आने ही वाला था। न्यूज तुरंत वायरल हो गई, वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड एशियन ड्रग किंगपिन अरेस्टेड। उसके अरेस्ट के बाद सैम गौर सिंडिकेट हिल गया। लैब्स बंद होने लगे, नेटवर्क टूटने लगे और पैसा फ्रीज होने लगा। ली चुंगचैक जैसे कोर्स मेंबर्स भी टारगेट में आ गए। पर एक्सपर्ट का कहना है तुसी लॉप को अरेस्ट करना एक विक्ट्री जरूर है, लेकिन उसका बना हुआ नेटवर्क इतना बड़ा है कि उसे तोड़ने में साल लग जाएंगे। एक आदमी जो एक टाइम चाइना की गलियों में पेट्टी क्राइम करता था, फिर कनाडा में स्ट्रीट गैंग ज्वाइन किया और जेल में अपना एम्पायर प्लान किया, वो दुनिया का सबसे पावरफुल सिंडिकेट ड्रग लॉर्ड बन गया। और उसकी कहानी प्रूफ है कि अंडरवर्ल्ड में सबसे डेंजरस चीज कोई गन नहीं, इंटेलिजेंट माइंड होता है, जो सिस्टम से कई कदम आगे होता है।
जब तुसिलॉव को अरेस्ट किया गया तो पूरी दुनिया के मीडिया आउटलेट्स ने हेडलाइन बनाया, वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड एशियन ड्रग किंगपिन अरेस्टेड। लेकिन अरेस्ट सिर्फ शुरुआत थी। अब उसका कोर्ट ट्रायल स्टार्ट हुआ, जिसमें दुनिया ने देखा कि एक मास्टरमाइंड कैसे अपने एम्पायर के लिए लीगल सिस्टम के सामने खड़ा होता है। ट्रायल मल्टीपल ज्यूरिडिक्शंस में हुआ। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस अथॉरिटीज ने एविडेंस सबमिट किए, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ड्रग सीजर, अंडरकवर ऑपरेशन, लैब ब्लूप्रिंट्स और विटनेस टेस्टिमोनीज। कोर्ट में तुषिलॉव के लॉयर्स ने आर्गू किया कि क्लाइंट एक बिजनेसमैन था और इलीगल ट्रेड के लिए उनके पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। लेकिन प्रोसिक्यूशंस ने मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन दिखाए, लैब लोकेशन, सिंडिकेट ड्रग प्रोडक्शन, शिपमेंट लॉग्स और इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क। मीडिया ने पूरा ट्रायल कवर किया और हर एक हियरिंग में पब्लिक इंटरेस्ट बढ़ता गया। कोर्ट में रिविलेशंस हुए कि सैम गोर सिंडिकेट एशिया के ऑलमोस्ट 5 मेजर कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा था। हीरोइन और मेटाम्फेटामाइन का ट्रेड बिलियंस में था और सबसे शॉकिंग, नेटवर्क इतना कंपार्टमेंटलाइज था कि पुलिस को समझने में साल लग रहे थे। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक ही आदमी इतना बड़ा अंपायर कैसे खड़ा कर सकता है। ट्रायल के दौरान तुषिलॉव का बिहेवियर एकदम काम था और कंपोज था। उसका एक सिग्नेचर स्टाइल था, कोर्ट रूम में एक साइलेंट ऑब्जर्वेटर की तरह बैठना, मीडिया और लॉयर्स को एनालाइज करना और हर आर्गुमेंट केयरफुली सुनना। यही कूल हेडेड अप्रोच उसके लीडरशिप स्किल और मास्टरमाइंड नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। कोर्ट ने फाइनली वर्डिक्ट अनाउंस किया, तुषिलॉव गिल्टी पाया गया। मल्टी कंट्री ड्रग ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के चार्जेस में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और फाइन और असेट सीजर के ऑर्डर्स भी दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सैमगोर सिंडिकेट खत्म हो। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तुषिलॉव के नेटवर्क में जो फाउंडेशन बना वो आज भी काम कर रहा है। ली चुंग चाक जैसे कोर मेंबर्स और नए लेफ्टिनेंट्स ने ऑपरेशन कंटिन्यू किए, ड्रग लैब्स मूव कर दिए गए, नए रूट सेट किए और सप्लाई चेन रिबिल्ड हो गई। सैम गोर का एम्पायर पार्शियली डिस्टर्ब जरूर था, लेकिन